भारतीय यानी कि शिक्षा के पूर्ण विकास में यूजीसी की भूमिका, उच्च शिक्षा के गुणात्मक विकास में यूजीसी की क्या भूमिका है, ये मुख्य पॉइंट है इसका। ठीक है, तो ये मुख्य पॉइंट को हम थोड़ा सा और अन्य चीजों को पढ़ते हुए इस पॉइंट पर आते हैं। इसको हमें पढ़ना है, गुणात्मक विकास में यूजीसी की भूमिका। तो स्वतंत्रता से पूर्व भारत में शिक्षा का विकास का क्रम हम देख लेते हैं, सरसरी नजर से सारी चीजें देख लेंगे, क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है जो भी उच्च शिक्षा से संबंधित बिंदु हैं। ठीक है, तो प्राचीन काल में हमने देखा नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला विश्वविद्यालय भारत में उच्च शिक्षा के प्रसिद्ध केंद्र के रूप में देखने को मिले, और जो न केवल देश भर से बल्कि जिसमें क्या था, चीन, कोरिया, जापान, म्यांमार, श्रीलंका, तिब्बत, नेपाल, इन सभी देशों से, दूरवर्ती देशों से आकर के यहाँ छात्र अध्ययन करने के लिए आते थे, यानी सभी के आकर्षण के केंद्र थे ये नालंदा, तक्षशिला जैसी यूनिवर्सिटी जो हमारे प्राचीन काल में हुआ करती थी। और आज भी यानी कि कुछ नालंदा जो आज भी थोड़ा ये सारी चीजें अभी हैं कुछ रूप में, नालंदा को फिर से स्टार्ट करने की गई। तो आज भारत दुनिया की सबसे बड़ी उच्च शिक्षा प्रणालियों में से एक प्रबंधन करता है। भारत की शिक्षा प्रणाली दुनिया की कितने नंबर की शिक्षा प्रणाली है, एक बार नेट में ये क्वेश्चन आया था, तो चाइना और यूएसए के बाद तीसरे नंबर की शिक्षा यानी कि एक बृहत लेवल के शिक्षण में आता है भारत का शिक्षण प्रबंधन। ठीक है, तो तीसरे नंबर का आता है। तो ये प्राचीन, जब हमारा इतिहास ही इतना यानी गौरवशाली है, इतना ऐसा बड़े बड़े विश्वविद्यालय उस समय थे, तो हमारा आधुनिक काल में भी हमारी स्थिति अच्छी ही है। तो उच्च शिक्षा की वर्तमान प्रणाली की बात करें, 1823 के मार्टुअर्ट स्टुअर्ट एलिफिस्टोनो की रिपोर्ट से इसकी शुरुआत होती है। अंग्रेजी और यूरोपीय विज्ञान को पढ़ाने के लिए स्कूलों की स्थापना पर इसने बल दिया था। 1823 में जो एल्फिस्टिनो रिपोर्ट आई थी, है ना, और बाद में लॉर्ड मैकाले ने 1835 में की अपनी रिपोर्ट में देश के मूल निवासियों को एक अंग्रेजी का अच्छा विद्वान बनाने की वकालत की, यानी कि मैकाले ने क्या किया, अंग्रेजी शिक्षा पर बल दिया। ठीक है, 1835 में ये आया। उसके बाद 1854 में सर चार्ल्स वुड का डिस्पैच आया, सर चार्ल्स वुड का डिस्पैच, जिसने भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा के नाम से जाना गया, वुड डिस्पैच को, और जिसने प्राथमिक विद्यालय से लेकर विश्वविद्यालय शिक्षा तक की उचित ढंग से योजना बनाने की सिफारिश की थी। ठीक है, तो इसने क्या किया, स्वदेशी शिक्षा को प्रोत्साहित करने और शिक्षा की सुसंगत नीति तैयार करने की योजना बनाई वुड डिस्पैच ने। और इसके बाद से ही, इसी योजना के बाद से 1857 में 3 महत्वपूर्ण विद्यालय खोले गए, महाविद्यालय खोले गए, विश्वविद्यालय खोले गए, जो कलकत्ता, मुंबई और मद्रास, यानी कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास विश्वविद्यालय के रूप में हमारे सामने आते हैं। ठीक है, 1887 में उसके बाद इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। तो ये भी एक क्वेश्चन ये बहुत पूछे जाते हैं कि सबसे प्रथम 3 विश्वविद्यालय कौन खोले गए, तो कोलकाता, मुंबई और मद्रास, चेन्नई में यानी मद्रास में 1857 में, वुड डिस्पैच 1854 के बाद ये यानी कि विश्वविद्यालय खोले गए थे। उसके बाद 1877 में 87 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय खोला गया, तो ये ईयर ध्यान रखना है आपको। उसके बाद शिक्षा का क्रम आगे बढ़ा, इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड, बाद में भारतीय विश्वविद्यालय एसोसिएशन के रूप में जो जाना गया, इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड की स्थापना की गई, जो बाद में भारतीय विश्वविद्यालय संघ के रूप में जाना गया। और इसकी स्थापना 1925 में शिक्षा, संस्कृति, खेल से संबद्ध क्षेत्रों में सूचना और सहयोग को साझा करने के लिए किया गया। विश्वविद्यालय गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए इस विश्वविद्यालय संघ की स्थापना की गई। और भारत में शिक्षा की राष्ट्रीय प्रणाली तैयार करने का पहला विचार अगर आया तो 1944 में आया, राष्ट्रीय शिक्षा नीति जिसकी हम बात करते हैं। तो भारत में युद्ध के पश्चात शिक्षा का विकास, जिसको सार्जेंट रिपोर्ट के रूप में जाना जाता है, 1944 में सार्जेंट रिपोर्ट आई थी, और इसको युद्ध के बाद की अंतिम योजना भी के नाम से भी जाना जाता है। तो वहीं पर भारत में शिक्षा की राष्ट्रीय प्रणाली तैयार करने का पहला विचार आया। और इस विषय पर केंद्रीय शिक्षा के यानी शिक्षा के केंद्रीय सलाहकार बोर्ड की रिपोर्ट के साथ ये विचार आया, और जिसको क्या कहा गया, सार्जेंट रिपोर्ट कहा गया। इसने विश्वविद्यालय अनुदान समिति के गठन की सिफारिश की थी। किसने?
1944 की जो सार्जेंट रिपोर्ट आई थी, इसी ने विश्वविद्यालय अनुदान समिति के गठन की सिफारिश की थी। ठीक है, 1945 में अलीगढ़, बनारस और दिल्ली के 3 केंद्रीय विश्वविद्यालयों के कामकाज की देखरेख करने के लिए इसको गठित किया गया और 1947 में समिति को तत्कालीन मौजूदा विश्वविद्यालयों को देखरेख की जिम्मेदारी सौंपी की गई। तो ये तो 1944 यानी आजादी के पहले जो शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कदम उठाए गए अंग्रेजी शासन के दौरान, उनकी बात यहाँ पर हुई। स्वतंत्रता के बाद में हेलो मैम, क्या टॉपिक था मैम? बिल्कुल नेट ही नहीं मिल रहा था मेरा। ये टॉपिक है कि ये तीसरा जो हमारी यूनिट 2 सामान्य ज्ञान का जो दूसरी इकाई है, भारतीय उच्च शिक्षा के गुणात्मक विकास में यूजीसी की भूमिका। ठीक है, तो इसको हम पढ़ रहे थे, भारतीय शिक्षा के विकास में यूजीसी की भूमिका। तो यूजीसी की भूमिका पर हम बाद में आते हैं, उसके पहले हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे कि भारत की शिक्षा प्रणाली की बात करें 1800 से, यानी कि जो अंग्रेजों के शासन यानी आजादी के पहले किस तरह से शिक्षा का विकास हुआ, उसके बाद स्वतंत्रता के बाद किस तरह से हुआ और आगे किस तरह से यूजीसी की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये अन्य चीजें भी हमारे बीच में कवर हो जाएंगे। तो स्वतंत्रता के पश्चात भारत में अगर शिक्षा का विकास की बात करें तो आजादी के तुरंत बाद 1948 में डॉक्टर एस राधाकृष्णन की अध्यक्षता में भारतीय विश्वविद्यालय शिक्षा पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए और उन सुधारों तथा विस्तारों के संबंध में सुझाव देने के लिए जो कि वर्तमान एवं भविष्य की जरूरतों और देश की आकांक्षाओं के अनुरूप वांछनीय हो सकते थे, इसके लिए विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की स्थापना की गई। ये आयोग जो भी है, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग या अन्य जो विश्वविद्यालय, ये सारे महत्वपूर्ण है क्योंकि उच्च शिक्षा से संबंधित जो भी प्रयास हुए आजादी से के पहले से लेकर आजादी के बाद तक या वर्तमान समय तक, कहीं क्वेश्चन उठा के वहां से भी बन सकता है। ठीक है, तो आजादी के बाद 1948 में राधाकृष्णन की अध्यक्षता में वही भारतीय विश्वविद्यालय शिक्षा पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की स्थापना की सिफारिश यानी स्थापना की गई। इसकी अनुशंसा की गई कि यूनाइटेड किंगडम के विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के सामान्य मॉडल की तर्ज पर विश्वविद्यालय अनुदान समिति का पुनर्गठन किया जाए। यानी कि यूजीसी का प्रस्ताव, यानी यूजीसी की बात यहाँ पर इन्होंने कह दी थी, सिफारिश कर दी थी कि भारत में एक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग होना चाहिए यूनाइटेड किंगडम के विश्वविद्यालय के मॉडल की तर्ज पर, जैसे यूके में है वैसे ही एक यूजीसी यहाँ पर भी यूजीसी यानी कि अनुदान आयोग होना चाहिए, राधाकृष्णन उसमें कहा गया था। उसके बाद हाल ही में अगर बात करें उच्च शिक्षा यूजीसी की बात अगर हम यहाँ पर करें तो यहाँ पर यूजीसी की सिफारिश कर दी गई थी और वर्तमान समय की अगर हम बात करें जो नई शिक्षा नीति आई है उसमें यूजीसी का जो ढांचा क्या बढ़ करके हो गया है, इसकी बात हम बाद में करेंगे। ठीक है, पहले हम आगे आते हैं, यूजीसी की बात कर लेते हैं, इन बिंदुओं पर अभी आएंगे। हाँ, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी की बात करते हैं। यूजीसी क्या है, ये महत्वपूर्ण है हमारे लिए। ठीक है, तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी 28 दिसंबर 1953 को अस्तित्व में आया। इंपॉर्टेंट है ये इसका ईयर। ठीक है, 28 दिसंबर 1953 को यूजीसी अस्तित्व में आया और विश्वविद्यालय शिक्षा में शिक्षण, परीक्षा और अनुसंधान के मानकों के समन्वय, निर्धारण और रखरखाव के लिए 1956 में संसद के एक अधिनियम के द्वारा भारत सरकार का एक सांविधिक संगठन बन गया। ठीक है, 28 दिसंबर 1953 को ये अस्तित्व में आया और 1956 में संसद के अधिनियम के द्वारा ये क्या बन गया, एक संवैधानिक निकाय बना। ये चीज ध्यान रखना, किस अधिनियम में, 1956 के। तो पात्र विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को अनुदान प्रदान करने के अतिरिक्त इसके कार्य क्या हैं, पात्र जो कॉलेजेस विश्वविद्यालय हैं, कॉलेजेस हैं, उनको ये क्या करता है, सभी जानते हैं आप लोग कि अनुदान प्रदान करता है। अनुदान प्रदान करने के अतिरिक्त आयोग केंद्र और राज्य सरकारों को उच्च शिक्षा के विकास हेतु आवश्यक सुझाव भी देता है। ठीक है, और यह बेंगलुरु, भोपाल, गुवाहाटी, हैदराबाद, कोलकाता और पुणे में स्थित अपने 6 क्षेत्रीय कार्यालयों के साथ नई दिल्ली स्थित मुख्यालय में कार्य करता है। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट, इसका मुख्यालय कहाँ है, नई दिल्ली में है। इसके 6 क्षेत्रीय कार्यालय हैं, कहाँ कहाँ है, बेंगलुरु, भोपाल, गुवाहाटी, हैदराबाद, कोलकाता और पुणे में इसके 6 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। ठीक है, क्यों पड़ रही है यूजीसी, अब क्या किया गया, यूजीसी को बदल दिया गया, बदलने की सिफारिश आई 2000 किसमें, नई शिक्षा नीति में। जो यहाँ पर अभी हम कर रहे थे ये पॉइंट, ये जो यूजीसी का जो अभी तक ढांचा था कि उसमें अब सरकार ने क्या किया है कि हाल ही में उच्च शिक्षा
के स्तर को बढ़ाने और उसकी निगरानी के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय, जिसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया अब मानव संसाधन विकास मंत्रालय किस नाम से जाना जाता है? शिक्षा मंत्रालय। हाँ, शिक्षा मंत्रालय के नाम से जाना जाता है। तो ये भी पॉइंट ध्यान रखिएगा कि इसका नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय हो गया। तो ये मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा अब विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को खत्म करके एक नए संस्थान भारतीय उच्चतर शिक्षा आयोग HECI को लाने के लिए मसौदा जारी किया गया है। ठीक है, तो ये HECI ये क्या है? हाँ, आई। तो ये HECI जो है, इसको इन्होंने UGC के स्थान पर इसको लाने की सिफारिश की। काम वही होंगे, थोड़े नए रूप में आ जाएगा, कुछ नए परिवर्तन हो जाएंगे। ठीक है, तो इसका पूरा फुल फॉर्म क्या होगा? भारतीय उच्चतर शिक्षा आयोग। ठीक है, फुल फॉर्म इसका जरूर ध्यान रखिएगा। तो ये नई शिक्षा नीति में ये सिफारिश की गई है। तो इस संदर्भ में क्या हुआ कि मंत्रालय द्वारा शिक्षाविदों, हितधारकों और आम जनता से टिप्पणियां और सुझाव मांगे गए। मतलब एकदम से चेंजमेंट नहीं किया गया, लेकिन एक सुझाव मांगे गए इसमें, इसको करने से कि इस पे ऐसा बदलाव हम लोग करना चाहते हैं। आप लोग और जो भी बड़े बड़े विद्वान शिक्षाविद हैं, उनसे ये सुझाव मांगे गए कि ऐसा करने से क्या, और आप अपने राय भी दे सकते हैं इस विषय में। तो UGC को भंग करके उसकी जगह HECI के गठन का सुझाव मानव संसाधन विकास मंत्रालय के तहत 2014 में गठित 4 सदस्यीय हरि गौतम समिति द्वारा किया गया था। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि किसने, कौन सी समिति थी? हरि गौतम समिति के द्वारा 2014 में जो समिति गठित की गई थी, इसी ने इसको भंग करके इसके स्थान पर HECI के गठन का सुझाव दिया। पूर्व में प्रोफेसर यशपाल समिति ने भी इस प्रकार की सिफारिशें की थी, जिसमें उच्च शिक्षा की सभी नियामक संस्थाओं को एक ही संस्था के तहत काम करने की सिफारिश की गई। मतलब इसके UGC के तहत, जैसे अभी इसके तहत क्या हो जाएगा, उच्च शिक्षा के अंतर्गत जितने भी नियामक हो जाएंगे सब एक उस छत के नीचे आ जाएंगे। यानी कि सबका पूरा UGCI है ना, HECI है, इसी के अंदर UGC, ये सारे उच्च शिक्षा के कार्यान्वयन है, सब इसी के तहत होने लगेंगे। तो इसके लिए उच्च शिक्षा एवं अनुसंधान हेतु तो 7 सदस्यों वाला राष्ट्रीय आयोग बनाने का प्रस्ताव था। तो नया ये मसौदा आया है, इसके उद्देश्य क्या है? नए मसौदे के उद्देश्य की बात करें, भारतीय उच्चतर शिक्षा आयोग यानी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग निरसन अधिनियम। निरसन का मतलब कि इसको हटाए, जब कोई अधिनियम हटाया जाता है तो उसमें क्या लिखा होता है? निरसन लिख दिया जाता है कि इस अधिनियम को हटा दिया गया, ये संविधान में निरसन लिखा जाता है। तो विधेयक 2018 के तहत UGC अधिनियम को निरस्त करना प्रस्तावित है और इसमें भारतीय उच्चतर शिक्षा आयोग की स्थापना का प्रावधान रखा गया है। ठीक है, तो ये नए मसौदे का उद्देश्य है। और इसमें क्या किया गया? HEC का ध्यान अकादमिक मानकों, उच्च शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार, सीखने के परिणाम के मानदंडों को निर्दिष्ट करना, शिक्षण अनुसंधान के मानकों को निर्धारित करने पर, इन सारी चीजों को इसमें, मतलब इसका उद्देश्य क्यों इसको निरस्त किया जा रहा है, क्यों रद्द किया जा रहा है? क्योंकि शिक्षा के मानकों में, शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए एक नए आयोग की स्थापना की जा रही है। ये मसौदा शिक्षा प्रणाली के समग्र विकास और उच्च शिक्षण संस्थानों को अधिक स्वायत्तता प्रदान करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता के अनुरूप है और शैक्षिक मानकों को बनाए रखने में विफल पाए गए संस्थानों को परामर्श दिए जाने के लिए एक रोड मैप प्रदान करेगा कि जो शैक्षिक मानक बनाए गए उनमें अगर जो संस्थान विफल पाए गए, मतलब जो भी है शिक्षा की गुणवत्ता को और अच्छा करने के लिए इसको इस रूप में बदलने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, नए मसौदे में और क्या क्या चीजें सम्मिलित है अगर हम बात करें, इसमें कानूनी प्रावधानों के माध्यम से अपने फैसले को लागू करने की शक्ति होगी। यानी कि कानूनी तौर पर अगर कोई नियम बनाया जाएगा किसी के संस्था के तहत या विद्यालय के तहत, तो उसमें उसको लागू कराया जाएगा कानूनी तौर पर। आयोग के पास अकादमिक गुणवत्ता के मानदंडों के अनुपालन के आधार पर अकादमिक परिचालन शुरू करने के लिए अनुमोदन प्रदान करने की शक्ति होगी। जहां मानदंडों विनिमयों के अनुपालन में इच्छा शक्ति और निरंतर चूक का मामला हो, वहां उच्च शिक्षा संस्थान के अनुमोदन निरस्त करने की शक्तियां भी इस कानून में होंगी। और आयोग को यह अधिकार भी प्राप्त होगा कि वह छात्रों के हितों को प्रभावित किए बिना उन संस्थानों को बंद करने के आदेश दे सके जो न्यूनतम मानकों का पालन करने में असफल हो रहे हैं। तो ये सारे अधिकार होंगे इस आयोग के पास। उसके बाद आयोग उच्च शिक्षा संस्थानों को इस बात के लिए भी प्रोत्साहित करेगा कि वे शिक्षा, शिक्षण और शोध के क्षेत्र में सर्वोत्तम पद्धतियों का विकास करें। उच्च शिक्षा में नियामक निकायों अर्थात AICTE और NCTE के अध्यक्षों के संयोजन द्वारा आयोग को मजबूती प्रदान की जाएगी। और इसके अलावा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष सदस्य
अकादमिक शोध के क्षेत्र में प्रतिष्ठित विद्वान, नेतृत्व गुण रखने वाली संस्थाओं के निर्माण की क्षमताओं से युक्त, जो उच्च शिक्षा नीति के अभ्यास व मुद्दों की गहरी समझ रखने वाले ये सदस्य भी इसमें होंगे। ठीक है, दंडित करने का भी प्रावधान होगा इस उसमें, तो ये चरणबद्ध तरीके से ये काम होंगे। उपाधि और प्रमाण पत्र जारी करने, अधिकार को वापस लेना, शैक्षिक गतिविधियों को रोकने के आदेश भी इसमें सम्मिलित होंगे। तो भारतीय अपराध संहिता की ऐसी धाराओं के आधार पर मुकदमा भी इसमें होगा, जिसमें मतलब जो लोग क्या करेंगे कि जानबूझकर नियमों का उल्लंघन करेंगे उनके लिए आपराधिक दंड भी होगा। ठीक है, मानकों, देश में मानकों के समन्वय और निर्धारण से संबंधित मामलों पर आयोग को सलाह देने के लिए सलाहकार परिषद भी होगी, और इसका प्रतिनिधित्व उच्च शिक्षा के लिए राज्य परिषदों के अध्यक्षों और उपाध्यक्षों द्वारा भी किया जाएगा। तो ये सारी चीजें केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री की अध्यक्षता में की जाएंगी। तो ये सारा मसौदा इसमें दिया गया। ठीक है, सरकार द्वारा इसको किए जा रहे बदलाव का मंतव्य क्या है, इसको जो बदला जा रहा है उसमें सरकार का क्या मंतव्य है, क्यों करना चाहती है सरकार ये सारा। तो इसके लिए बहुत सारी चीजें हैं। शैक्षिक संस्थानों के प्रबंधन मुद्दों में कोई हस्तक्षेप नहीं है, सरकार के कहने का भाव। नियम के तरीके में सरकार का दखल कम हो, नियामक दायरे में सारे काम हो, अनुदानों का कार्य पृथक्करण हो, यानी अनुदान कार्य मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा किए जाएंगे, और HECI केवल अकादमिक मामलों पर ध्यान केंद्रित करेगा, बाकी काम कौन करेगा, मानव संसाधन विकास मंत्रालय करेगा। ठीक है, अकादमिक गुणवत्ता पर ध्यान केंद्रित करना है, इसलिए HECI को सीखने के परिणामों को विशेष ध्यान देने की जरूरत इसमें दिखाई गई। और नियमों के परिवर्तन की शक्तियां नियामक के पास, गुणवत्ता मानकों के अनुपालन में लागू करने की शक्तियां भी होंगी। तो ये सारा कुछ होगा इस जो जब ये UGC के बाद ये पूरा बन करके लागू हो जाएगा, ये हमारा उच्चतर शिक्षा आयोग। ठीक है, ये तो बात हो गई विश्वविद्यालय। तो यही अब आप समझ चुके हैं क्या कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की शिक्षा के विकास में क्या भूमिका है, वो क्या क्या कार्य करता है, और आगे भी शिक्षा की गुणवत्तापूर्ण विकास में वो अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहेगा। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। HEC के सामने जो चुनो, जब ये HECI बनकर आएगा तो उसके अन्य जो यहाँ पर वो हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है, लेकिन आप इससे संबंधित चीजों को पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो ज्यादा इसमें समय न देते हुए आगे चलते हैं। भारत में उच्च शिक्षा सुधार के लिए जो एजेंसियां, 6 मुख्य एजेंसियां कार्य करती हैं, इन एजेंसियों की भी अगर हम बात करें तो ये भी हमारे परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। उच्च शिक्षा में सुधार के लिए 6 मुख्य चीजें हैं। कौन कौन सी एजेंसियां हैं? विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एक तो है, भारतीय विश्वविद्यालय संघ AIU, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद AICTE, और वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR। ये 6 संस्थाएं हैं जो भारत उच्च शिक्षा में सुधार की भूमिका में यानी कि महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ये 6 की 6 इंपॉर्टेंट है, इनका सब कुछ ईयर आपको और इनका मुख्यालय, इनका फुल फॉर्म जो भी है सब आपको याद रखना है। ठीक है, तो सबसे पहले विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, जिसके बारे में भी हमने पढ़ा कि जिसकी स्थापना हुई 1956 में नई दिल्ली में एक संसद के अधिनियम 1956-3 के तहत भारत सरकार द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। विश्वविद्यालयों में कुलपति के रूप में भारत सरकार के अध्यक्ष और नियुक्त किए गए सदस्यों में इसमें 9 सदस्य शामिल होते हैं। UGC में कितने सदस्य होते हैं? 9 सदस्य होते हैं, जिनमें 2 भारत सरकार के अधिकारी और शेष 4 उच्च शिक्षाविद के साथ प्रत्यायन करने वाले शिक्षाविदों में से आते हैं। अब एक पूर्णकालिक अध्यक्ष होता है और इसके अलावा एक पूर्णकालिक उपाध्यक्ष होता है। आयोग के सदस्यों की कुल संख्या में वृद्धि होती है क्योंकि एक सदस्य को 6 साल की अवधि के बाद पद धारण करना होता है। ठीक है, तो ये इसका ये तो हमारा ये तो UGC हो गया जो हमारे इस उच्च शिक्षा में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका प्रदान करता है। उसके बाद UGC के महत्वपूर्ण कार्य क्या है? ये विश्वविद्यालय शिक्षा को बढ़ावा देता है और समन्वय करता है, शिक्षण के मानक को निर्धारित करता है और उस मानकों को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। परीक्षा के मानक को निर्धारित करना और बनाए रखना इसका UGC का मुख्य कार्य है, और विश्वविद्यालय में अनुसंधान के मानक को निर्धारित करना और बनाए रखना ये इसके लिए महत्वपूर्ण इसके कार्य हैं। उसके बाद पूर्व गठित UGC वैधानिक निकाय के रूप में अपने कार्यों को बहुत प्रभावी ढंग से इसने किया, और इसके दायरे में संसद अधिनियम 3 की धारा 12 के तहत कई तरह की गतिविधियां हैं। तो ये संसद के अधिनियम 3 के तहत और धारा 12 के तहत इसमें ये अनेक कार्य इसके हैं। ठीक है, कौन सी गतिविधियां हैं इसकी? गतिविधियों की बात करें तो पहली है कि UGC शिक्षा की गुणवत्ता और मानक को बेहतर बनाने का प्रयास करता है, केंद्रीय विश्वविद्यालयों को पूर्ण अनुदान देता है और विभिन्न राज्य विश्वविद्यालयों के विकास में अनुदान देता है। ये इसके महत्वपूर्ण कार्य हैं, गतिविधियां हैं। और उसके बाद
ये विभिन्न विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में मौजूदा स्नातकोत्तर विभागों और शुरुआती विभागों के विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है। कॉलेज और विश्वविद्यालय के शिक्षकों के वेतनमान निर्धारण करता है और ये छात्रों के लिए स्टाफ क्वार्टर छात्रावासों के निर्माण के अनुदानों पर प्रबंध यानी प्रतिबंध लगाता है। कॉलेज और विश्वविद्यालय के शिक्षकों के बीच शोध अध्ययन के लिए शिक्षक फेलोशिप भी प्रदान करता है। ये सारे इंपॉर्टेंट इसके कार्य हैं। ये सेमिनार कार्यशाला आदि के माध्यम से शिक्षक विनिमय कार्यक्रमों को लागू करता है और अनुसंधान और अन्य नवीन गतिविधियों के लिए विदेशी देशों की यात्रा करने के लिए शिक्षकों को सहायता भी प्रदान करता है। और उच्च शिक्षा में शिक्षकों के शिक्षण मानक विकसित करने के लिए रिपोर्ट, पुस्तकों और पत्रिकाओं को भी ये प्रकाशित करता है। राष्ट्रीय स्तर, राज्य विश्वविद्यालय, कॉलेजेस, संगोष्ठियां जो भी है, इन सारी चीजों के संगठन के मतलब अनुसंधान के संगठन के लिए अनुदान को मंजूरी देता है। और ये क्या करता है कि लघु और प्रमुख अनुसंधान परियोजनाओं के संचालन के लिए अनुदानों पर प्रबंध भी लगाता है। और ये मानकों के सुधार के लिए विश्वविद्यालयों में एडवांस स्टडी के केंद्र भी स्थापित इसके द्वारा किए गए। और भारत के हर विश्वविद्यालय की वित्तीय आवश्यकताओं की जांच कौन करता है? यूजीसी ही करता है। इसके अलावा विकास कार्यक्रमों की सामान्य रूप से जांच की जाती है। प्रत्येक योजना अवधि के दौरान विश्वविद्यालयों के साथ एड हॉक समिति द्वारा इस उद्देश्य के नियुक्त की समितियों की जो भी समितियां हैं उसकी समितियों के द्वारा विभिन्न कार्यों की चर्चा की जाती है। तो ये महत्वपूर्ण कार्य यूजीसी के हैं। यूजीसी के संदर्भ में सारे फैक्ट हम उम्मीद करते हैं यहाँ पर आप लोग क्लियर हो गए होंगे जो भी यूजीसी से संबंधित है, क्योंकि यूजीसी ही उसमें मुख्य रूप से दिया गया है परीक्षा हमारे सिलेबस में कि यूजीसी की क्या भूमिका है उच्च शिक्षा के विकास में। तो यूजीसी हमारा क्लियर हो गया। उसके अलावा जो अन्य चीजें छह हमने पढ़े थे, 5 और हैं, उनको अगर हम देख लें तो थोड़ा सा अपने पास समय है क्लास में तो अन्य चीजें भी देख लेंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में हमने अभी हमने पढ़ा कि यूजीसी को बदलकर HECI कर दिया जाएगा। ठीक है, इससे क्या होगा? वर्तमान शिक्षा व्यवस्था के ढांचागत और गुणात्मक दोनों प्रकार का रूपांतकारी परिवर्तन हुआ। 2020 की जो शिक्षा है इसमें अभी हमने पढ़ा ही ऊपर ये सारी चीजें कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का वर्तमान स्वरूप बदल जाएगा, शिक्षा आयोग में बदल जाएगा, ये उच्च शिक्षा आयोग के रूप में हमारे सामने आएगा। उच्च शिक्षा में यूजीसी की ऐतिहासिक भूमिका के साथ उच्च शिक्षा व्यवस्था का नया ढांचा यहाँ पर खड़ा होने जा रहा है। विभिन्न प्रकार की चुनौतियां हैं उच्च शिक्षा आयोग को। ये चीजें 4 आयामों में इसको बांटेंगे, 4 आयामों में ये बट जाएगा। पहला होगा विनिमय से संबंधित, दूसरा प्रत्यायन और मान्यता से संबंधित होगा, और तीसरा अनुदान का पक्ष होगा, और चौथा शिक्षा में संयोजन एवं गुणात्मक विकास। ये 4 भागों में बटेगा ये जो आयोग बन के आएगा यूजीसी के बाद। ठीक है, तो यूजीसी के इतिहास को हमने देखा तो भारतीय जनतांत्रिक इतिहास की अनेक विभूतियों का योगदान इसमें है। हमने देखा नेहरू, राधा कृष्णन, मौलाना अबुल कलाम, शांति स्वरूप भटनागर, DS कोठारी, मनमोहन सिंह, यशपाल जैसे व्यक्तित्व ने इसका नेतृत्व किया यूजीसी का। और इस समय वर्तमान में कौन से प्रोफेसर DP सिंह इसके अध्यक्ष के रूप में कार्यरत है। वर्तमान में अगर बात करें यूजीसी के अध्यक्ष के रूप में प्रोफेसर DP सिंह है। ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के कार्यान्वयन से वर्तमान शिक्षा व्यवस्था में ढांचागत और गुणात्मक दोनों प्रकार के रूपांतकारी परिवर्तन देखने को हमें मिलेंगे। अब जो नया आयोग बनकर आएगा, कई संस्थाएं इसमें शामिल होंगी, रूप बदलेगा उन संस्थाओं का, और इस सम्मेलन से कुछ नया बनेगा। और इस प्रक्रिया में एक अहम परिवर्तन होने ये जा रहा है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का जो वर्तमान स्वरूप है ये बदल जाएगा, ये उच्च शिक्षा आयोग में शामिल हो जाएगा। और ऐसे में ये जरूरी है कि उच्च शिक्षा की ऐतिहासिक भूमिका के साथ उच्च शिक्षा का जो व्यवस्था है, जो नया ढांचा है, वो और नए रूप में हमारे सामने खड़ा होगा। और उसकी जो संभावनाएं हैं, उनकी चुनौतियां हैं, उन सारी चीजों पर हम विभिन्न भागों में इसको बांटेंगे। तो 4 जो आयाम होंगे, चारों चीजें ध्यान रखिएगा, चारों भाग इसके कौन कौन से रूप में ये हमारे सामने आएगा, चारों भाग देखेंगे। ठीक है, ये थोड़ा सा रिपीटेड हो गया है। तो
ये हम सभी जानते हैं कि 1948 में डॉक्टर राधा कृष्णन के नेतृत्व में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन किया गया था और उसी रिपोर्ट के आधार पर 1952 में विश्वविद्यालय आर्थिक अनुदान हेतु यूजीसी के गठन की प्रक्रिया की गई। यानी सिफारिश राधा कृष्णन आयोग से हुई और उसके बाद 1952 में इसको गठित किया गया था। ठीक है, 52-56 आते आते इसकी भूमिका का विस्तार हुआ और इसके बाद आर्थिक अनुदान शिक्षा, उच्च शिक्षा के संयोजन, व्यवस्थापन और उसकी गुणवत्ता बनाए रखने की जिम्मेदारी से इसको जोड़ा गया। और 1956 से 2021 तक का जो लंबा कालखंड है, अनेक नए नए इसमें अध्यक्षों को जो इसमें जोड़ा गया और अपना महत्वपूर्ण विद्वानों ने इसमें अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया और इंग्लैंड के विश्वविद्यालय ढांचे से प्रभावित होकर इसकी संकल्पना की गई थी। ये भी पॉइंट आपको ध्यान रखिएगा, अभी पढ़ा था हमने कि यूके के मतलब मॉडल के अकॉर्डिंग इसको बनाया गया था, है ना। तो किंतु धीरे धीरे विभिन्न विद्वानों ने अपने नेतृत्व से इसका एक महत्वपूर्ण मतलब इसको और निखार, इसमें और परिवर्तन करते रह गए, इसमें और सुधार होते गए। तो आज ये जिस रूप में हमारे सामने है, सभी बहुत सारे लोगों ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका अपनी निभाई। ये बात तो हो गई यूजीसी की। ठीक है, तो यूजीसी की भूमिका अब हमें नए रूप में देखने को मिलेगी आने वाले समय में। और उसके बाद उच्च शिक्षा के में और अन्य चीजों की जो हम बात कर रहे थे, अन्य एजेंसियां, जो 6 एजेंसियां थी जो उसके विकास में योगदान देती हैं, उसमें दूसरी आती है भारतीय विश्वविद्यालय संगठन। ये 1925 में इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड के रूप में स्थापित किया गया था। भारत में विश्वविद्यालय स्तर के संस्थानों के लिए एक सर्वोच्च निकाय था और विश्वविद्यालय के बीच उचित समन्वय बनाए रखने के लिए 1917 में सैडलर आयोग की सिफारिश के अनुसार इसको स्थापित किया गया था। ये चीज ध्यान रखना, सैडलर आयोग की सिफारिश के अनुसार इसको स्थापित किया गया था। ठीक है, तो 1973 में जो इसका नाम बदलकर क्या किया गया, भारतीय विश्वविद्यालय संगठन कर दिया गया था। उच्च शिक्षा के गुणात्मक सुधार में इसकी महत्वपूर्ण गतिविधियां हैं जो यहाँ पर हमने दे रखी हैं। तो समय कम है, इनको ऐसे ही ये हमारे लिए सिलेबस से संबंधित है नहीं, लेकिन कुछ मुख्य बिंदु बस इनके देख लेंगे और इस पीडीएफ से बाकी चीजें आप अगर पढ़ना चाहें इसको पूरा डिटेल में तो पढ़ सकते हैं। ठीक है, आपको पीडीएफ दे देंगे। मेन हमारा यूजीसी था। उसके बाद तीसरा आता है अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, AICTE, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन की स्थापना हुई 1957 में। इसकी स्थापना हुई, नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है और ये तकनीकी शिक्षा के सुधार पर इसमें सलाह दी जाती है। लोकसभा, विभिन्न राज्य सरकारों और अन्य तकनीकी प्रतिनिधियों के द्वारा इन्हें तकनीकी शिक्षा पर यह बल देता है और इसमें 60 सदस्य हैं। ठीक है, ये तकनीकी शिक्षा की योजना, कार्यान्वयन, गुणवत्ता और रखरखाव और निष्पादन का कार्य करती है और इसमें 7 तकनीकी बोर्ड सामने हैं आते हैं। AICTE के महत्वपूर्ण जो कार्य हैं वो सारे यहाँ पर दे रखे हैं। AICTE की जो महत्वपूर्ण शाखाएं हैं उनमें है इंजीनियरिंग, रासायनिक प्रौद्योगिकी, केमिकल इंजीनियरिंग, केमिकल टेक्नोलॉजी, टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी, वास्तुकला और क्षेत्रीय योजना, अप्लाइड आर्ट्स और वाणिज्यिक और व्यवसाय। ये इसके शाखाएं हैं AICTE की। ठीक है, उसके बाद 5वां आता है भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद, ICSSR, भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद, जिसको फुल फॉर्म, जिसको ICSSR के नाम से जाना जाता है और भारत सरकार द्वारा अगस्त 1969 में स्थापित किया गया था और एक स्वायत्त संगठन है जो अनुसंधान करने के अवसर प्रदान करता है और सामाजिक विज्ञान में अनुसंधान के अवसर प्रदान करता है। और इसका जो प्रधान कार्यालय कहाँ है, नई दिल्ली में इसका भी कार्यालय है। ठीक है, इसके महत्वपूर्ण कार्य हैं विज्ञान अनुसंधान को बढ़ावा देना, अनुसंधान कार्यक्रमों को बढ़ाना, ये सारे इसके कार्य यहाँ पर दे रखे हैं। उसके बाद एक और अंतिम एजेंसी आती है ICAR, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। ये भी उच्च शिक्षा में सुधार की एक महत्वपूर्ण एजेंसी है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली में स्थित एक स्वायत्त निकाय है जो कृषि के क्षेत्र में अनुसंधान के संगठन और प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है। कृषि मंत्री ICAR इसके अध्यक्ष है। ठीक है, तो इसके महत्वपूर्ण जो कार्य हैं वो यहाँ पर दे रखे हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जो हमारा उच्च शिक्षा से संदर्भ में यूजीसी की जो महत्वपूर्ण भूमिका है उसके विषय में हमने बात की और अन्य जो हमारी शिक्षा, उच्च शिक्षा से संबंधित या आजादी से पहले से लेकर आजादी के बाद तक की जो महत्वपूर्ण एजेंसियां हुई उनके विषय में हमने यहाँ पर चर्चा की। ठीक है, तो क्लास कैसी लगी, इस विषय में अपने राय, अपने विचार हमें जरूर दें।